हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है शिशु वेदना परिज्ञान। यानी कि आपके सिलेबस में वेदना अध्याय करके एक चैप्टर दिया हुआ है जो आपके पार्ट बी का फर्स्ट टॉपिक ही है। शिशु वेदना परिज्ञान या वेदना अध्याय आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करते हैं। ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से केवल आपसे ज़्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि यहाँ से 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली। लेकिन इन केस आ भी गया तो हम पूरा का पूरा टॉपिक आपका पढ़ते हैं ये वाला, और ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरीके से करना है। जनरली अभी तक इतने प्रीवियस ईयर में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। शिशु वेदना परिज्ञान। शिशु वेदना परिज्ञान, सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। क्या मतलब है? बच्चे को वेदना यानी कि पेन हो रहा है, तो उसका हमें ज्ञान किस तरीके से करना है। यानी कि बच्चा जो होगा, छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 महीने का, 6 महीने का, वो बोल के नहीं बता सकता आपको कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है। तो जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो किस तरीके से पहचान करेगा कि इस बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो कहाँ हो रही है और किस तरीके की हो रही है। तो उसके लिए आचार्य काश्यप ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि अगर ये रोग होगा तो उनमें बच्चा जो है वो इस तरीके से करेगा। उस तरीके की बातें हम आज के चैप्टर में करने वाले हैं। यानी कि एक बात आपको क्लियर रखनी है कि हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का या 6 साल का बच्चा है, तो वो बता सकता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन छोटा बच्चा है वो नहीं बता पाएगा। तो उसकी पेन को पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमारे ये पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप क्लियर होने चाहिए। तो आचार्य काश्यप ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनसे हम उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? शिशु काल की वह अवस्था जिसमें शिशु बोल नहीं सकता, अपने कष्ट कह नहीं सकता, अतः शिशु के कष्टों को पहचानने के लिए आचार्यों ने क्या बताया? कुछ अनुभव बताए, यानी कि अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे काश्यप के पास जो भी पेशेंट्स आते थे, छोटे बच्चे, तो उन्होंने किस तरीके से उनकी पहचान करके और बातों को अलग किया कि आप भी इस तरीके से पहचान कर सकते हो। तो जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनके अंदर हम उनकी वेदना का ज्ञान किस तरीके से करेंगे, वो आचार्य काश्यप ने हमें इस चैप्टर के अंदर बताया है। तो बालक के जिस अंग में पीड़ा होती है उसे बार बार छूता है। क्लियर है कि जहाँ उसको पेन ज़्यादा होगा, यानी कि मान लीजिए उसके पैर में दर्द हो रहा है या उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो बार बार वो सर को पकड़ेगा, पैर को पकड़ेगा, बार बार उस पार्ट को टच करता है जहाँ उसको पेन ज़्यादा होता है। जो छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 महीने का, जो भी है, तो वो जहाँ उसको पेन ज़्यादा होगा उस एरिया को, उस पार्ट को बार बार टच करता है। खुद तो टच करता है, लेकिन जैसे उसकी मदर ने टच किया, डॉक्टर ने टच किया, तो क्या करेगा? ज़्यादा रोएगा। उस अंग को स्पर्श करने पर रोता है, खुद भी टच कर करके उसको रो रहा है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे उसे पेन हो रहा है। तो जिस अंग में उसको पीड़ा हो रही है उसे बार बार छुएगा, और छू के क्या करेगा? रोएगा। खुद भी रोएगा, माँ ने टच किया तो भी रोएगा, डॉक्टर ने टच किया तो भी रोएगा। और क्या है? ये तो रही कि हम कहीं का भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे बार बार रोए जा रहा है, 1 घंटे से बच्चा रोए जा रहा है और बार बार अपने सर को पकड़ रहा है या कान को पकड़ रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो, श्योर नहीं हो सकते, आइडिया लगा सकते हैं हम कि उसको हो सकता है कान में पेन हो रहा हो। फिर उसके बाद शिरो रोग होने पर नेत्रों को बंद रखता है। अब यहाँ पे केवल शिरशूल नहीं लिखा है, सिर के और भी कई सारे रोग होते हैं। ठीक है, तो सिर का उसे कोई रोग हो रहा है, अर्धाभेदक हो रहा है, सूर्यावर्त हो रहा है, कोई भी रोग हो रहा है उसको, तो वहाँ पे क्या करेगा? वो अपनी आँखों को बंद करता है और सिर को धारण नहीं करता। धारण नहीं, यानी कि जो नेक होल्डिंग जो पोजीशन है बच्चे की, नेक होल्डिंग जो कंडीशन है, वो नहीं रह पाएगी। यानी कि खुद से अपने जो सर है, स्कल है, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, किसी का सहारा लेके उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है? वहाँ पे उस एरिया में पेन हो रहा है। तो आंखों को बंद रखेगा, सिर को धारण नहीं करेगा। सिर को धारण करने से मतलब क्लियर है
कि खुद नेक होल्डिंग वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन में नहीं रह सकता, अपने सर का बैलेंस खुद बनाए नहीं रह सकता, किसी चीज़ का सहारा लेगा, या तो अपनी मदर के शोल्डर का या पिलो का, किसी भी चीज़ का सहारा लेके अपने सर को झुका के रखेगा, या फिर हमेशा उसका सर जो है नेक है वो सीधी ना रह करके एक साइड हमेशा क्या रहेगी, झुकी रहेगी। फोर्थ है, बस्ती में पीड़ा होने पर क्या होगा, मूत्र रुक जाएगा। क्या हुआ, अगर उसके जो ब्लैडर है उसके अंदर पेन हो रहा है तो पेन हमेशा वायु की वजह से होगा, क्लियर है, पेन हो रहा है वायु की वजह से होगा, और वायु जहाँ पहुँच गई वहाँ पे क्या करेगी, वो अवरोध करेगी, तो इसलिए मूत्र क्या हो जाएगा, उसका रुक जाएगा। और क्या होगी, तृष्णा होगी। जैसे मान लीजिए 6 महीने के बाद का बच्चा बार बार पानी मांगेगा, और क्या होगा, मूर्छित हो जाता है, इतना पेन होगा उसको ब्लैडर में, ब्लैडर एरिया में, बस्ती में। अगर यूटीआई में कोई प्रॉब्लम है उस वजह से तो क्या होगा, बार बार पानी पिएगा और क्या होगा, मूर्छित होगा। पानी, तृष्णा क्यों हो रही है, तृष्णा होने का यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, मूत्र रुक गया, यानी कि वायु का क्या हो रखा है, प्रकोप हो रखा है, ठीक है। उदावर्त वाली यहाँ पे कंडीशन रहेगी, वायु जो है ऊर्ध्व मार्ग की ओर गमन कर जाएगी, यानी कि कंठ और तालु वाले स्थान में आ जाएगी, तो उस स्थान को सुखा देगी, और सुखा देगी इसलिए बच्चे को ज़्यादा क्या लगेगी, तृष्णा लगेगी, और तृष्णा के कारण बच्चा क्या है, मूर्छित भी हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाएगी वात प्रकोप के कारण, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। फिर उसके बाद कोष्ठ में दोष होने पर, अगर कोष्ठ में दोष उपस्थित हैं, कोष्ठ बात करें पूरे जीआईटी की बात करें हम, आमाशय हो गया, पक्वाशय हो गया, है ना, मलाशय हो गया, ये सारे रीजन आपके क्या है, कोष्ठ हैं, तो यहाँ पे अगर दोष उपस्थित है तो क्या होगा, वहाँ की चीज़ों का अवरोध हो जाएगा, एकदम क्लियर है, मल का अवरोध हो जाएगा, मूत्र का अवरोध हो जाएगा, और विवर्णता आ जाएगी। विवर्णता क्यों आ रही है, क्योंकि वायु का प्रकोप है, और जहाँ भी वायु का प्रकोप रहेगा शरीर कैसा हो जाएगा, विवर्ण हो जाएगा। और क्या होगा, अब यहाँ से मल मूत्र का अवरोध हो रखा है तो हो सकता है जो दोष कोष्ठ में उपस्थित हो वो ऊपर की ओर से निकले, तो यहाँ पे आप वमन ना लिख के छर्दी लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वमन तो प्रोसीजर है, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चे को छर्दी हो जाएगी, आधमान होगा, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, वात का प्रकोप है, तो आधमान होगा, और आधमान हुआ यानी कि वायु प्रकोपित है, उसी के कारण क्या होगा, आत्रकूजन बोल सकते हो या आटोप बोल सकते हो, ठीक है। ये स्थिति वहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आपको सर्दी, आधमान, मल अवरोध, मूत्र अवरोध, विवर्णता देखने को मिल रही है बच्चे के अंदर, तो आप ये समझ सकते हो कि जो है उसके कोष्ठ में प्रॉब्लम है, या तो पक्वाशय में, आमाशय में, इनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोष इकट्ठे हो रखे हैं, वायु है, पित्त है, कफ है, यहाँ पे ये इकट्ठे हो रखे हैं। रोने से सर्वत्र विकृति जानी, यानी कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, कहीं ना कहीं तो उसके पेन हो ही रहा है, तो रोने से भी, अब रोएगा बच्चा तो अब आप एक बात बताइए कि जैसे कि 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, तो वो एक लाइन बोली जाती है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है, वही लाइन है कि जब तक वो रोएगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा चुपचाप बैठे बैठे के कि इसके कहीं पेन हो रहा है। तो पहला साइन तो यही है कि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है, वो बीमार है, कहीं पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से क्या है, वो रो रहा है। तो सबसे पहले हम पहचान ही इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चा रोए जा रहा है 2 घंटे से 3 घंटे से, या पूरी रात रोया है, सोया नहीं है, इसका मतलब बच्चा बीमार है। तो रोने से क्या है, हम सर्वत्र विकृति को पहचानेंगे, यानी कि पक्का डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। हृदय में व्यथा होने पर जीभ होठों को चबाएगा और टंग को चबाएगा। हृदय में पेन होगा तो क्या करेगा, ये साइन हमें दिखाई देगा वहाँ पे। श्वास फूलने पर मुट्ठी को भींचता है, अगर उसको श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेगा, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी टाइट तरीके से बांध लेगा, उनको भींचेगा, ठीक है। बड़े लोग भी तो यही करते हैं, ज़्यादा पेन होता है या सांस नहीं आ रही होती है तो आप लोगों ने देखा होगा वो क्या करते हैं, अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। उसके बाद आंखों को इधर उधर घुमाएगा, नेत्र घुमाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उदर व्यथा होने पर मल मूत्र वमन आदमान, जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कोष्ठ वाला, सेम बात यहाँ लिखी हुई है, वही चीज़ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद है बस्ती व गुद मार्ग में वेदना होने पर, बस्ती का हम पढ़ चुके हैं, गुद मार्ग में यानी कि एनल कैनाल में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा, बालक इधर उधर देखेगा, हाथ पैरों में ऐंठन होगी,
केश नोचेगा और अंगों में ऐंठन होगी। एक ही बात है, हाथ पैर में ऐंठन, अंगों में ऐंठन, और क्या करेगा, बाल नोचेगा। तो इस तरीके से आचार्य काश्यप ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चे को इस अंग की परेशानी हो रही है, उसके इस अंग में वेदना हो रही है। तो इस तरीके से हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स में अभी तक आया नहीं है, इन केस पूछ लिया जाए 5 मार्क्स के अंदर, तो क्वेश्चन भी देखो किस तरीके का बनेगा। अगर बनेगा तो आचार्य काश्यप के अनुसार शिशु वेदना परिज्ञान के उपाय बताइए, यानी कि किस तरीके से आप उनको पहचान सकते हो, किस तरीके से उसकी डायग्नोस करोगे। तो ये कुछ उपाय हैं, आपको ये बता के आने हैं। फिर देखिए, आचार्य काश्यप ने उपाय तो बताए हैं, साथ साथ कुछ व्याधि भी बताई है कि ये वाली व्याधि अगर बच्चे को होगी तो उसको निम्न परेशानियां होंगी। जैसे कि आचार्य काश्यप ने वेदना अध्याय में शिशुओं से संबंधित लगभग 30 व्याधियों का वर्णन किया है। तो जो अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आचार्य काश्यप ने वेदना अध्याय के अंदर बालकों से संबंधित कितनी व्याधियों का वर्णन किया है या कितनी व्याधियों के लक्षणों का वर्णन किया है। तो आपको जो नंबर है वो याद रखने हैं। कितनी व्याधियां बताई हैं आचार्य काश्यप ने? 30 व्याधियां बताई हैं बच्चों के अंदर, कि ये अगर व्याधियां हो रही हैं बच्चों को तो आप इन लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान कर सकते हो। तो हम एक एक करके उन व्याधियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है अतिसार। देखो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे कुछ 30 रोग हैं, तो ये आपको, जैसे कि आपने एक बार क्लास ले ली तो आपको एक बार से तो याद होंगे नहीं। वैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपके सिलेबस का टॉपिक है तो आप छोड़ तो नहीं सकते, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे 30 रोग बताए हैं। ठीक है, तो अब जो है, अगर आपके पास आप खुद से अपनी कोई ट्रिक बना सको तो बना लीजिएगा, वरना फिर इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि आ से उसने कितने रोग बताए हैं, फिर उसके बाद क से कितने रोग बताए हैं, ऐसे करके इनको याद रख लीजिएगा। कम से कम ये अंदर का मैटर याद ना हो तो नाम तो आपको याद होने ही चाहिए कि जो है 30 रोग कौन कौन से हैं। 30, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया और अगर आपको केवल नाम भी पता है तो भी आप ये जो टॉपिक है या क्वेश्चन है अपना सॉल्व करके आ सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि अ से आचार्य काश्यप ने 7 या 8 रोग बताए हैं। ठीक है, तो अ के 8 रोग आप याद रखिए। सबसे पहले आ रहा है अतिसार। अतिसार में कैसे बताया है आचार्य ने? सबसे पहले क्या होगा, अतिसार में शिशु का शरीर विवर्ण हो जाएगा, क्योंकि वात पित्त दोनों ही दोष विकृत अवस्था में होंगे तो शिशु का शरीर कैसा हो जाएगा, विवर्ण हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर वो वाली बात भी होती है कि अतिसार जब होता है तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन शरीर के अंदर बनती है, और जो है जो वाटर अमाउंट है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी के अंदर डिस्कलरेशन की कंडीशन बनती है। तो मेन काम क्यों रहता है, अतिसार बात करें या डायरिया बात करें तो उसमें क्या रहेगा, मेन डिहाइड्रेशन रहेगा, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने की वजह से शरीर के अंदर क्या होती है, विवर्णता आ जाती है, क्योंकि आयन बाहर चले जाते हैं, उसकी वजह से डिस्कलरेशन होगा। और क्या होगा, आप देखिए डिहाइड्रेशन हो रखा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, बेचैन रहेगा बालक, उससे क्या होगा, अरती होगी, मुख ग्लानि होगी। मुख ग्लानि का मतलब है, ऐसे बोलते हैं ना, मुंह उतर रहा है या मुंह छोटा सा हो गया है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि वाटर अमाउंट बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर जा चुका है, इसीलिए क्या होगा, मुंह से उसकी ग्लानि दिखाई देगी, मुंह से ही पता चलेगा कि बच्चा बीमार है। अपान वायु निसरण ठीक प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि अपान वायु खुद विगुणित है, इसलिए क्या हुआ, अतिसार की उत्पत्ति हुई। तो इसका भी निसरण नहीं हो पाएगा, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, वैसे भी देखो आपको कोई भी लक्षण पहचानने की जरूरत नहीं है। अतिसार को तो आप पहचान ही सकते हो कि बार बार बच्चा क्या कर रहा है, पतले मल का त्याग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको अतिसार हो गया। तो उसके लिए तो आपको कोई और चीज़ पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप शरीर की विवरणता को देखोगे या मुंह की ग्लानि को देखोगे या अपान वायु के निसरण को देखोगे। तो ये तो आपको सामने से देख के ही पता चल रही है कि बार बार वो क्या कर रहा है, पतले मल का त्याग कर रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो चुका है, अतिसार हो चुका है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है अपस्मार। अपस्मार से पीड़ित बालक क्या करेगा, जोर जोर से हंसेगा, यानी कि हंसे जा रहा है, छोटा बच्चा हंसना नहीं जानता है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है।
जोर जोर से हंसता है और बेचैन रहता है। अरती वाली कंडीशन बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है आनाह। आनाह अगर होता है, आनाह का मतलब क्या होता है? आना आपने पढ़ा होगा, जो एक देशीय शोध बताए हैं आचार्य ने, उसके अंदर आनाह का वर्णन किया है, आई थिंक चरक सूत्र 17 के अंदर। ठीक है, वहाँ आचार्य ने आनाह बताया। आनाह जैसे अलसक होता है ना, आप लोग अलसक से तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आनाह में कई लोग भूल जाते हैं। तो अलसक क्या होता है कि जो है आम दोष है वो आमाशय के अंदर पड़ा है, ना वो ऊपर की ओर गति कर रहा है ना ही वो नीचे की ओर गति कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो अलसी भूत होके पड़ा है तो वो क्या होता है? अलसक होता है। उसी तरीके से आना क्या होता है? जैसे वहाँ आम दोष का अवरोध हुआ, इस तरीके से आना में आप बोलोगे कि वायु का अवरोध हो रखा है। वायु जो है कोष्ठ में स्थित हो रखी है, ना तो ऊपर से पास हो रही है ना ही नीचे से अपान वायु के थ्रू बाहर निकल रही है। तो वात का जो अवरोध हो गया है उसको क्या बोलेंगे? आना बोलेंगे। ना ऊपर गमन कर रही है ना नीचे गमन कर रही है, कोष्ठ में स्थित हो गई है, तो वो कंडीशन होती है आनाह की। क्लियर है आपको? तो आनाह क्या हुआ, पढ़ लेते हैं एक बार। बालक के मल मूत्र वायु सभी रुक गए हों। रुक जाएंगे क्योंकि जो काम करवाने वाली थी वायु, अगर बात अनुलोमन की कंडीशन में होगी, अपान वायु अनुलोमन की स्थिति में होगी, तभी तो ये सारे वेग प्रवृत्त होंगे मल मूत्र अपान वायु के। अगर वही कोष्ठ में जाके बैठ गई है नाराज होके कि ना तो मैं ऊपर आऊंगी अब ना मैं नीचे जाऊंगी, तो ये काम कौन करवाएगा? कोई नहीं करवा सकता। पित्त और कफ में तो दम है नहीं कि वो मल मूत्र को बाहर निकलवा दें। केवल किसके हाथों होगा ये काम? वायु के हाथों। वो तो नाराज हो गई है, वो नहीं आ रही है नीचे, तो क्या होगा? ये सारे काम रुक जाएंगे। तो बालक के मल मूत्र वायु सभी रुक जाते हैं। जोड़ों में दर्द होगा, आंखें फैली हुई और स्तब्ध होंगी क्योंकि वायु ने सारे कामों को रोक दिया है। इस वजह से क्या होगा? पूरे शरीर में क्या हो जाएगी? स्टिफनेस हो जाएगी, अरती होगा, क्लम होगा। तो इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट आप याद रखिए कि आनाह का मतलब क्या होता है। अगर आपको आनाह का मतलब क्लियर है तो आपको बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो भी लिख सकते हो कि वायु जो है वो कोष्ठ में स्थित हो गई है, ना वो ऊपर की ओर जा रही है ना नीचे की ओर जा रही है, जिसके कारण क्या होगा? मल मूत्र अपान वायु ये सारे वेग रुक जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है अधिजीवा। अधिजीवा में क्या होगा? अधिजीवा में क्या होगा कि यहाँ पे दोष जो है वो जीवा के अधोभाग में आके स्थित हो गए हैं। रेनुला की कंडीशन जो होती है बच्चों के अंदर, अधिजीवा रेनुला को बोलते हैं। आप पढ़ोगे आगे जाके ईएनटी के अंदर आएगा आपका ये टॉपिक, मुख रोगों के अंदर आता है। आचार्य काश्यप ने अलग से भी बताया इसको। ठीक है, आचार्य काश्यप नहीं, सॉरी, सुश्रुत ने भी अलग से वर्णन किया है। बड़े लोगों में भी अधिजीवा होगा। ठीक है, तो अधिजीवा में क्या होगा? मुख से लालाश्राव होगा, अरुचि होगी, ग्लानि होगी, और क्या होगा? कपोल भाग में क्या होगा? शोथ होगा और वेदना होगी। और क्या रहेगा? हमेशा मुख खुला रहेगा। थोड़ा सा बता देती हूँ, अधिजीवा के अंदर जो फ्रेनुलम लिंगुई होता है, जिससे अपनी जो टंग होती है वो माउथ के फ्लोर से अटैच रहती है, वो पार्ट क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है? टंग मूवमेंट उसका प्रॉपर नहीं रहता है। इसके कारण क्या रहेगा? हमेशा मुख खुला रहता है और मुंह से हमेशा सलाइवेशन होता रहेगा। बाकी अरुचि ग्लानि तो इसलिए कि जब वो अपने टंग का मूवमेंट, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं उसमें टंग मूवमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी से हम अपने फूड को माउथ कैविटी के अंदर इधर से उधर मूव करवाते हैं। लेकिन जब टंग ही अपना काम नहीं कर रही है तो क्या होगा? अरुचि होगी। ठीक है, अरुचि होगी क्योंकि उसका खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मुंह से बार बार क्या हो रहा है? सलाइवेशन हो रहा है और टंग के मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, इसलिए खाने का भी मन नहीं करेगा। और कपोल में क्या रहेगा? शोथ रहेगा। अब शोथ के लिए तो यहाँ तो आचार्य ने दोष बताया है, कफ रक्तज करके एक दोष बताया, उसकी वजह से होता है अधिजीवा, इसीलिए क्या रहेगा? कपोल भाग में शोथ रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट अधिजीवा। फिर उसके बाद आता है आम दोष। अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें मुझे समझाने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं। अगर बच्चे के अंदर आहार का पाचन ढंग से नहीं हुआ तो क्या बनेगा? आम बनेगा। यानी कि जो रस धातु का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, अपक्व रस धातु जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? आम कहते हैं। और वो आम की कंडीशन अगर बच्चे के अंदर बन गई तो आम भी क्या है? डाइजेस्ट तो हो नहीं रही है, इसीलिए अगली बार पूरी तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसको क्या रहेगी? अरुचि रहेगी, स्तिमितता रहेगी। आम दोष की वजह से बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा? कफ बढ़ जाएगा। और कफ का एक दोष होता है, आपको पता है, स्तिमितता, यानी कि शरीर जो रहेगा वो चिपचिपा रहेगा।
शरीर पांडु वर्ण का रहेगा। यानी कि कुल मिला के आपको आमदोष के अंदर कफ बढ़ाना है, और कफ बढ़ जाता है तो बच्चा कैसा हो जाता है, आलसी हो जाता है। इसीलिए बच्चे को आलसी हो जाएगा, यानी कि उसका तो बस ये रहेगा कि मैं सोता रहूं, बिस्तर पे पड़ा रहूं सारे दिन। तो बालक को खेल से, भोजन से, धात्री से, इन सब से क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, और निद्रा भी उसको नहीं आएगी आमदोष के कारण। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो है कफ बढ़ा रहेगा, इस वजह से जो है उसको निद्रा तो आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो है वो अजीर्ण की कंडीशन भी उसके अंदर रहेगी, इसलिए उसको क्या रहेगी, निद्रा भी नहीं आएगी, बच्चा परेशान रहेगा, सो भी नहीं पाएगा, बस जो है खेलने से इनसे प्रॉब्लम रहेगी, एक जगह बैठा रहेगा या पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद है अर्श रोग। अर्श रोग में क्या होगा, बालक का मूड जो पुरुष है वो कैसा आएगा, रक्त मिला हुआ आएगा, बंधा हुआ आएगा। अब बंधा हुआ क्यों आ रहा है मल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या आपको पता भी होगा कि पाइल्स जो होते हैं या अर्श जो होते हैं वो मेन जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। किस वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये जो अर्श हो रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, मल जो है उसका बंधा हुआ आएगा। तो कॉन्स्टिपेशन है इसलिए मल बंधा हुआ आएगा। और अर्श जो हो रखे हैं, अब थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताती आपको अर्श के बारे में, आपका यहाँ का टॉपिक नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे ये एनल कैनाल है, तो यहाँ के जो एनल कुशन जो होते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे सर्जरी के अंदर जाके, तो ये एनल जो कुशन होते हैं, इनके अंदर जो हेमरॉइडल वेन होती हैं, हेमरॉइडल वेन जो होती हैं, इनके अंदर क्या आ जाती है, ये फूल जाती हैं, तो ये वेन रप्चर हो जाती हैं, इसलिए वहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है अर्श की में, फाइनल में आप लोग पढ़ लोगे। तो बालक का पुरुष कैसा आएगा, रक्त मिला हुआ, बंधा हुआ, और क्या होगा, गुद प्रदेश में क्या होगी, वेदना होगी। तो अर्श में, गुद प्रदेश में तो वेदना रहेगी, क्योंकि एक तो जो मल है वो स्टिफ आ रहा है, तो मल के जाते टाइम क्या रहेगा, वेदना उसको होगी, और कंडू और तोद रहेगा, कहाँ पे, शरीर में नहीं, गुद प्रदेश में। ठीक है, ये अर्श रोग के अंदर आप पहचान सकते हो कि अगर जो स्टूल है उसके अंदर ब्लड मिला हुआ आया है, यानी कि बच्चे को पाइल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद है अश्मरी रोग। अश्मरी जब होगी, यानी कि स्टोन हो गई उसको, ठीक है, रीनल स्टोन हो गई, तो शिशु का मूत्र जो होगा वो शर्करा युक्त, अगर छोटे छोटे टुकड़े हो गए अश्मरी के, तो मूत्र के अंदर भी क्या हो सकता है, शर्करा जो होती है वो क्या होती है, अश्मरी के छोटे छोटे टुकड़े, टूटी हुई अश्मरी के छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे, उनको हम शर्करा कह सकते हैं। तो शिशु का जो मूत्र होगा वो शर्करा युक्त, यानी कि अश्मरी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो यूरिन के थ्रू भी बाहर आ रही है। मूत्र त्याग के समय क्या रहेगी, उसको वेदना रहेगी, होगा ही पेन, क्योंकि मान लीजिए पैसेज तो इतना छोटा सा है और अश्मरी इतनी बड़ी है, तो यहाँ इतने छोटे से एरिया में से कोई बड़ी चीज़ निकलेगी तो पेन होगा कि नहीं, यहाँ पे जो है खिंचाव होगा कि नहीं, तो इस वजह से क्या होगा, उसको पेन रहेगा, और लगातार क्या रहेगा, रोता रहेगा। तो यूटीआई की भी जो डिजीज़ होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत पेनफुल होती हैं, जैसे मूत्रकृक्ष हो गया या अश्मरी रोग हो गया, बहुत पेनफुल होती हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, लगातार वो रोएगा और मूत्र त्याग के समय उसको वेदना होगी। फिर है अलसक रोग। अभी मैंने जब आपको आनाह बताया था उसी टाइम भी बताया था कि अलसक क्या है, कि आमदोष जो है वो अलसी भूत होकर आमाशय के अंदर पड़ा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, अलसक बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, बालक जो है सिर को हिलाता रहेगा, बार बार जृंभा लेगा। ग्रथित वमन, वैसे तो वमन होगा नहीं, लेकिन होगा भी तो सारा का सारा आम बाहर निकलेगा, इसलिए ग्रथित वमन, डाइल्यूट नहीं आएगा, बहुत थिक थिक जो भी खाना पड़ा था वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। आधमान और अरुचि, ये सारी कंडीशन उस बच्चे के अंदर रहेंगी अगर वो अलसक रोग से पीड़ित है।